प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। प्रिय छात्रों, संख्या ज्ञान के तीसरे भाग में हम संख्याओं के बारे में और गहराई से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको संख्या कितने प्रकार की होती है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक आदि के बारे में आपको एक सरसरी तौर पे जानकारी दी थी। इस भाग में हम है वो कि जो संख्याएं हैं वो कितने प्रकार की होती है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है, जैसा कि हम जानते हैं कि गिनती में काम आने वाली संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इन्हें प्राकृतिक संख्या तथा अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स भी कहा जाता है। यानी जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, गिनती हम सीखते हैं, अनुभव हमारा शुरुआत से ही 1, 2, 3 हम छोटी छोटी वस्तुओं को गिनना सीख जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, जो गिनती वाली संख्याएं हैं, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है। अब प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है उसको n से प्रदर्शित करते हैं। ये n यहाँ नेचुरल नंबर इस n से लिया गया है। n बराबर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, और इस तरह से लगातार इसको मंदले कोष्टक में दर्शाया जाता है। ये n है, ये प्राकृत संख्याओं का संग्रह हो गया, या इसको आप समुच्चय भी कह सकते हैं। आगे की कक्षाओं में आपको कक्षा 11 और 12 में समुच्चय शब्द से भी रूबरू होना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा संग्रह। तो जैसा कि सबसे पहले हम बचपन से ही गिनती सीख जाते हैं, तो यहाँ पर बताया गया कि प्राकृत संख्याएं गिनती वाली संख्याएं हैं और ये 1 से लेकर के अनंत तक चलती है। सबसे छोटी संख्या 1 है और गिनती वाली संख्याएं हैं वो बहुत सारी होती है। हम आगे से आगे गिनती कर सकते हैं इसके बारे में। अनंत तक ये चलती है। जैसे हमने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब इत्यादि आगे तक ये चलती रहती है। अब यहाँ पर बच्चे को प्राकृत संख्याओं की जानकारी दी गई, उसको बता दिया गया कि ये प्राकृत संख्याएं होती है भाई। इसमें उसको एक विशेष जानकारी दी गई कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, और साथ में ये भी बताया गया कि किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी परवर्ती अर्थात अगली संख्या प्राप्त होती है। यानी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। इस तरह से वो प्राकृत संख्या में अगर 1 1 बारी बारी से जोड़ता जाता है तो उसकी परवर्ती, इस शब्द पे ध्यान देना, परवर्ती यानी बाद वाली अर्थात अगली संख्या प्राप्त होती है। और साथ में ये भी बताया गया कि किसी प्राकृत संख्या में अगर 1 घटाते हैं तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या में प्राप्त हो जाती है। कौन सी? पूर्ववर्ती। तो यहाँ हमने 2 नए शब्द सीखे हैं, परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती का मतलब है बाद वाली, जस्ट बाद वाली। किसी संख्या में 1 जोड़ने पर परवर्ती और किसी संख्या में से 1 घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या में प्राप्त होती है। यानी संख्या का अगला पद है, जस्ट अगली संख्या है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें जस्ट अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, वो परवर्ती कहलाएगी। और किसी संख्या में से अगर हम 1 कम कर देंगे तो वो हमारी पूर्ववर्ती संख्या में
प्राप्त होगी। अब ये सब बताने के बाद में बच्चे को कहा गया कि घर पर से अच्छी तरह से इनको याद करके आना, कल मैं पूछूंगा विपराकृत संख्याएं क्या होती है और परवर्ती संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, इसका अच्छी तरह से अध्ययन करना। अब जब बच्चा घर जा करके अध्ययन करता है तो वो ऐसे निकालता है कि एक की परवर्ती, एक में एक जोड़ा, जैसा कि हमें बताया गया था, 2 आ गई। फिर 2 की परवर्ती, 2 में एक जोड़ दिया, हमें 3 प्राप्त हो गई। फिर 3 की परवर्ती, 3 में एक जोड़ दिया, 4 प्राप्त हो गई। इस तरह से क्या है, उसने संख्याएं निकालनी सीखी कि इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे तो परवर्ती संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसका हमें आगे से आगे कितनी संख्याएं जोड़ें, जैसे 70 की परवर्ती एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 71। 100 की परवर्ती एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी 101। 99 की परवर्ती एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 100। यानी ये उसने परवर्ती संख्याएं निकालना सीख लिया कि परवर्ती संख्याएं क्या होती है, एक एक जोड़ने पर हमें परवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर उसने क्या किया, उसका उल्टा किया उसने कि हम पूर्ववर्ती भी निकाल के देखते हैं। तो उसने क्या कहा, 4 की पूर्ववर्ती 4 में से एक घटाएं, जैसे कि ऊपर बताया गया था कि एक एक घटाने पे उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो 4 में से एक घटाया, 3 प्राप्त हो गई। फिर 3 की पूर्ववर्ती निकाली उसने तो 3 में से एक घटाया, 2 प्राप्त हो गई। फिर 2 की पूर्ववर्ती निकाली तो 2 में से एक घटाया तो उसे एक संख्या प्राप्त हो गई। अब उसने क्या किया कि यहाँ पर 1 की पूर्ववर्ती निकालनी चाहिए तो 1 में से एक घटाया। तो उसने कहा कि यहाँ पर तो मामला गड़बड़ हो रहा है कि 1 में से एक घटाता हूँ तो 0 बचता है, ये भी मेरे को ध्यान में है, परंतु अब ये जो बचा है यहाँ पे 0 या कुछ नहीं बचता, कि जब मैं 1 में से एक घटाता हूँ तो 0 बचा और वो 0 हमारी इन संख्याओं में नहीं है। यहाँ पर उसके एक समस्या खड़ी हो गई भाई, कि हमें बताया था कि प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 2 3 गिनती वाली हैं, और जब मैं वापस 1 में से एक घटाता हूँ, यहाँ पर उसने 1 में से एक घटाया तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, जो कि इसमें नहीं है। तो उसके एक नई समस्या खड़ी हो गई, कंफ्यूज क्रिएट हो गया कि कल पूछेंगे कि क्या होता है, ये 0 कहाँ से आ गया जो इसमें तो नहीं है। तो इस 0 का हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे उसको मुश्किल पैदा हुई। फिर अगले दिन क्या होता है देखते हैं। अब जैसे ही अगले दिन वो स्कूल पहुंचा, उसकी परीक्षा ली गई तो उसने बता दिया। उससे पूछा गया कि 8 की परवर्ती क्या होती है, तो उसने कह दिया जी 9 होती है। 8 में एक जोड़ करके उसने बता दिया कि 8 की परवर्ती 9 होती है, और 9 की पूर्ववर्ती क्या होती है, तो उसने बता दिया 1 घटा करके 8 आ जाएगा। फिर उसने पूछा कि मैंने तो 1 में से एक भी घटाया था, इसका क्या करें जी। तो उसको बताया गया कि 1 में से जब 1 घटाते हैं तो क्या आता है 0। 1 में से 1 घटाते हैं तो क्या आता है 0, और 0 को भी हमें वो प्राकृत संख्याओं में शामिल कर लेते हैं। तो हमारा इस तरह से ये संख्याओं का संग्रह हमें प्राप्त होता है 0 1 2 3 4। अब 0 को इसमें शामिल कर लिया गया तो एक समुच्चय इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। अब इसका भी कुछ नाम देना था, तो इसका भी नामकरण करना जरूरी था। तो इस संग्रह को नाम दिया गया पूर्ण संख्याओं, यानी अंग्रेजी में इसको कहते हैं होल नंबर्स, जिसे प्रतीक W से प्रकट किया जाता है। तो पूर्ण संख्याएं W बराबर मंझले ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4,
डॉट 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 एंड सो ऑन, और इस तरह से लगातार अनंत तक हम इसको लिख सकते हैं। और साथ में उसको ये भी समझाया गया कि जो हमारी हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी 1 2 3 4, वो भी इसमें शामिल हो गई है, और अब ये संख्या हमारी पूर्ण हो गई है, और इसका संकेत W है। अब हमें ये याद रखना है कि प्राकृत संख्याएं इसके अंदर शामिल हो चुकी है। और इसमें फर्क क्या है? फर्क है इसमें शून्य का, कि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के अतिरिक्त शून्य भी होता है। नोट, पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के अलावा जीरो भी होता है। कि साथ में ये भी याद रखना है कि पूर्ण और प्राकृत संख्या में किसका अंतर होता है? जीरो का अंतर होता है। अंतर किसका हो यहाँ पे? जीरो का अंतर। तो जीरो किस में होता है? पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है, और पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं शामिल हो जाती है। प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं होता, क्योंकि प्राकृत संख्याएं गिनती वाली संख्याएं होती है, उसमें शून्य नहीं होता। पूर्ण संख्याओं में शून्य होता है। तो यहाँ अच्छी तरह से समझा दिया गया कि शून्य से शुरू होने वाली संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती है। अब उससे अगले दिन बच्चे ने घर जाकर जीरो में से एक घटाने का प्रयास किया, परंतु कुछ समझ में नहीं आया। तो पहले दिन उसको प्राकृत संख्याओं की जानकारी दी गई, तो उसने एक में से एक घटाने का प्रयास किया, और जब उसे एक में से एक घटाने का समाधान दे दिया गया, तो उसने फिर कहा कि मैं तो जीरो में से एक और घटाऊंगा, तब क्या होगा? अब उसका ये जो है एक फिर उसने नई समस्या क्रिएट कर ली कि जीरो में से एक घटाऊंगा तो क्या होगा। उसके कुछ यहाँ समझ में नहीं आया। फिर अगले दिन आकर के उसने फिर अपना प्रश्न रखा कि जी मैंने तो जब एक में से एक घटाया था तो शून्य आया था, तब आपने बता दिया कि शून्य को इसमें शामिल कर लो और ये पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, संख्याएं पूर्ण हो गई। अब मैं तो फिर अगर शून्य में से एक घटाता हूं तो क्या होगा, किस तरह होगा, क्या संख्याएं बनेगी, उनको क्या नाम देंगे? यहाँ पर तो इसमें कोई नहीं आ रहा है कि शून्य में से एक घटाने पे क्या आएगा। ये नई समस्या उत्पन्न होने पर छात्र को है वो और अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया। तब एक ऐसे रेखा खींची गई और उसके ऊपर समान दूरी पे ऐसे निशान लगाए गए और उसको बताया गया कि 1 2 3 4 5 क्या है भाई, ये बताओ इसके बारे में। तब छात्र ने तपाक से उत्तर दिया कि जी ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं का संकेत n था। ये आपने बताया था कि ये प्राकृत संख्याएं हैं, एक एक जोड़ते जाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी, अगली संख्या प्राप्त होती जाएगी, और एक एक घटाते जाएंगे तो पिछली संख्या प्राप्त होती जाएगी। फिर उसको आगे थोड़ा और बताया गया कि मैंने इसको, तुमने कल पूछा था कि मैं तो एक में से एक घटाऊंगा, तब क्या आया था? शून्य आया था। अब मैं इसको शून्य से शुरू कर लेता हूं, दाईं तरफ जाता हूं इस संख्या रेखा के। तो उसने कहा कि जी ये हमारी क्या हो गई थी? पूर्ण संख्याएं हो गई थी। यहां से आगे प्राकृत थी, और अगर जब इसको शून्य को इसमें शामिल कर लिया गया तो शून्य 1 2 3 4 5 ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई थी। अब उसको और आगे थोड़ा समझाया गया कि अगर मैं संख्या रेखा को शून्य के बाईं ओर भी बढ़ा देता हूं, शून्य बीच में ले लिया मैंने, शून्य के दाईं ओर इधर चलूंगा और शून्य के बाईं ओर इस तरफ चलूंगा, तो इस तरफ 1 2 3
ये प्लस के आएंगे, इनको बोलेंगे धन पूर्णांक। और जब मैं शून्य के बाईं ओर चलूँगा तो -1, -2, -3, -4, -5 हम इनको ऋण पूर्णांक कहेंगे। और उसको साथ में ये भी बताया गया कि प्राकृत संख्याएं इसमें ये आ गई है, शून्य से शुरू करते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन गई है, यानी पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याएं शामिल हो गई है। और जब मैं इसको उल्टी तरफ यानी बाईं तरफ जाता हूँ तो हमें -1, -2, -3, -4, -5 ये संख्याएं प्राप्त होती है। ये हमारा शून्य पूर्णांक है जो 0 है, मध्य में रहता है, ये शून्य पूर्णांक है। इसके दाईं तरफ वाले धन पूर्णांक होंगे और बाईं तरफ वाले इसके ऋण पूर्णांक होंगे। इस सारे जब संग्रह को इकट्ठा किया गया, सब संख्याओं को ऋण और धन वाली को इकट्ठा किया गया, तब हमें एक पूर्णांकों का संग्रह प्राप्त हुआ। इस तरह से ... -4, -3, -2, -1, फिर -0 जो कि बीच में आया था, फिर 1, 2, 3, 4... यानी दाईं तरफ भी अनंत तक और बाईं तरफ भी हम अनंत तक जा सकते हैं। इसका प्रतीक होता है Z। और अंग्रेजी में जो पूर्णांकों का संग्रह है उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर्स कहते हैं। अब जो ऋण संख्याएं हैं उनको अगर पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लें, पूर्ण संख्याएं कब में क्या शामिल किया हमने? ऋण संख्याओं को। इन ऋण संख्याओं को हमने पूर्ण संख्याओं में शामिल कर लिया तो क्या बन गए? हमारे पूर्णांक बन गए। और ये हमें पूर्णांकों का संग्रह हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो आज यहाँ पर हमने सीखा है, पहला हमने सीखा प्राकृत संख्याएं, जिसका संकेत n है, मंझले कोष्टक में लिखते हैं। दूसरा हमने सीखा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, जिसका संकेत W है। 0 को इसमें हमने शामिल किया तो ये हमारा बन गया पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। यहाँ से ये प्राकृत संख्याएं इसमें आ जाती है। प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याएं बन गई। और तीसरा हमने यहाँ सीखा पूर्णांक, इंटीजर्स, Z = (...) -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा हो गया पूर्णांकों का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। शून्य को शामिल कर लिया तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। और शून्य के बाईं तरफ अगर हमने ऋण पूर्णांक भी जोड़ लिए तो ये हमारा बन गया पूर्णांकों का समुच्चय। Z बराबर इधर 0 से इस तरफ माइनस वाले और 0 से इस तरफ प्लस वाले, इन सब को जोड़ करके। तो इसमें हमें क्या पता चला कि जो हमारे पूर्णांक है उसके अंदर प्राकृत संख्याएं भी आ गई और प्लस पूर्ण संख्या भी आ गई। तो पूर्णांक में प्राकृत भी आ गई और पूर्ण संख्याएं भी आ गई। तो अगर हम ये कह दें कि पूर्णांक क्या है, क्या इसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि जब हम पूर्णांक तक पहुंचते हैं तो उसमें प्राकृत और पूर्ण संख्याएं दोनों शामिल हो जाती है। अगर हम ये कहते हैं कि पूर्णांक क्या है, तो पुनः ध्यान दें, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं मिलकर के पूर्णांकों का निर्माण करती है। पूर्णांक में यहाँ पर ऋण संख्याएं भी शामिल हो जाती है। चित्र के द्वारा भी हम आसानी से समझ सकते हैं। देखो, इस डिब्बे के अंदर या इस
आयत के अंदर प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4। अब अगर मैं ये ले लेता हूँ, चक्कर ले लेता हूँ, या इसको कुछ भी कह लो आप, ये पूरी आकृति है, इसमें अगर 0 और लिख देता हूँ तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है, जिसमें प्राकृत संख्याएं शामिल हो गई। अगर मैं इसके बाहर और एरिया बढ़ाता हूँ, विस्तार करता हूँ, और इसमें -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 लिख देता हूँ, तो ये हमारी क्या बन जाती है, पूर्णांक बन जाती है। तो पूर्णांक के अंदर ये सभी पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं शामिल हो जाती है। अब छात्र ने घर पर जाकर के क्या अध्ययन किया होगा, क्या वो यहीं पे रुक गया होगा, या उसके आगे भी कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी कि ये जो पूर्णांक हमें बताए गए हैं कि इनमें प्राकृत संख्याएं भी आ गई और पूर्ण संख्याएं भी शामिल हो गई है पूर्णांकों के अंदर, तो क्या संख्याएं आगे और भी होंगी या नहीं होंगी। जब समान दूरी पर यह संख्याएं चलती है तो क्या इनके बीच में, या इन दोनों के बीच में, या 1 और 2 के बीच में कोई संख्या होगी, या फिर 1 और 2 बीच में आती है उसके बीच में कोई संख्या होगी। ये जिज्ञासाएं भी छात्र के उत्पन्न हुई होंगी और उनका भी विस्तार से निराकरण करने का प्रयास संख्या भाग 4 में किया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो वीडियोज़ को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।